हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। और बच्चों, एग्जाम अब स्टार्ट होने में सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम रह गया है और इसके अंदर चाहिए होता है हमें एक क्विक रिवीजन, है ना, क्विक लेकिन अच्छा रिवीजन। और वही लेकर के मैं आया हूं कि ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसके अंदर मैं अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कराने वाला हूं। क्विकली जरूर रिवाइज करेंगे हम, लेकिन डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो थोड़ा वीक हो या छूट गया हो, वो सब इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि सारी चीजों को आप कंप्लीट करने वाले हो और उसके बाद हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, है ना। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और आपको आने वाले टाइम में सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो अगर आप अगले 10 से 15 दिन जब तक एग्जाम हो जाता है, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप यकीन मानो कि आपको सारा का सारा कंटेंट यहां पे मिलने वाला है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपका अपना जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसको स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज हमें इसके अंदर क्या पढ़ना होता है बच्चों, हमें पढ़ना होता है भैया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को या तो प्रोड्यूस करेगा या तो एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल सीधे शब्दों में बात करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी का क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास होता है, अगर एक बॉडी है उसके पास मास होगा, वैसे अगर बॉडी होगा तो उसके पास क्या होगा, चार्ज भी होगा। बहुत बढ़िया बात सर। अब अगली बात क्या है कि भाई चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। हम सबको पता है दो तरीके के चार्जेस होते हैं हमारे पास। दो तरीके के चार्जेस कौन कौन से हैं, तो भैया दो तरीके के चार्ज में आता है, एक तो हमारे पास आता है भैया पॉजिटिव चार्ज और एक क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। हम सबको बहुत अच्छे से पता है पहले से कि सिमिलर चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना, डिसिमिलर चार्जेस भी कह सकते हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कुछ बेसिक बातें जो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट ऑपोजिट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg होता है। ये सारी बातें एक अच्छे बच्चों को याद होना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी से क्या कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी, लेकिन आप उस गिवन को देखने और फिर नोट डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, उससे बेटर है कि ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, है ना। याद होगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब अगले उस टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है बच्चों कि भैया बॉडी को चार्ज कर कैसे सकते हैं, ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमें चार्ज का कंसेप्ट देता है। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि उसके पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो उसका मास उसके खुद के न्यूट्रल एटम से कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ओवरऑल। हालांकि ये जो मास का रिडक्शन होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना ही था, लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे कि भाई मास तो कम हुआ है। बहुत बढ़िया बात जी। अब अगली चीज क्या है कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी, है ना। और अब जो मास होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, वो उसके खुद के एटम से क्या होगा, न्यूट्रल एटम से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बात जी। पता लग गया कि भाई चार्ज कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चार प्रॉपर्टीज होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, है ना। और अगला क्या होता है कि भाई इनवेरियंस ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि भाई चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। So charge can neither be created nor it can be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। आप ये सिंपल सीधी सी बात कह सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर मान लो एक बॉडी है, वो चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से। वो जो इलेक्ट्रॉन जा और आ रहा है वो हमेशा इंटीग्रल मतलब इंटीजर में होगा। मतलब अभी जो हमने बात करी थी कि भैया इस इलेक्ट्रॉन मतलब इस न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया मान लो, है ना। अब ये जो लूज कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो एक करेगा, दो करेगा, 10 20 50 100 कर सकता है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिल्कुल नहीं। 1.5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लूज नहीं कर सकता, क्योंकि भैया सबसे छोटी चीज जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो भाई आप फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, 1 2 3 इंटीजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी किसी भी बॉडी के पे जो चार्ज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से हो रहा है। तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का या तो एक्सेस होगा या तो डेफिसिट होगा। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यहां पे n की वैल्यू होगी, ये n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, लेकिन n कभी भी 1/2 5/3 है ना, 4/3 इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा बस। और E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बातें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगली चीज क्या कहता है बच्चों हमसे कि भाई अगली चीज कह रहा है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है कि अगर एक बॉडी पे मान लो बहुत सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो जो नेट चार्ज उस बॉडी पे अपेयर होगा वो उन सारी बॉडीज का क्या होगा, सॉरी उन सारे चार्जेस का क्या होगा,
एल्जेब्रिक सम होता है। यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है और मेरे पास चार्ज है Q1, फिर दूसरा चार्ज है Q2 इस पे, फिर है Q3, तो जो Q नेट आएगा इस बॉडी पे वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस माइनस का Q2 और प्लस का क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ये जो अपीयर होगा बॉडी पे वो इस तरीके का चार्ज होगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कभी भी जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी आखिरकार रेस्ट पे है कि मोशन में है ना। रेस्ट पे रहेगा तब भी उसके पास उतना ही चार्ज होगा, मोशन में होगा तब भी क्या होगा, उस पर उतना ही चार्ज होगा। यानी कि चार्ज इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता। बहुत बढ़िया बात, समझ आ गई बात क्या होगा। अब अगली चीज क्या है कि भाई चार्ज क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है हमसे कि किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो दो चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस होता है उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन होगा, है ना। मतलब वन बाई आर स्क्वायर के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रहे। तो अब यहां पे जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा जी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे क्या है, अगर मान लो ये प्लस Q1 है और प्लस Q2 है तो Q2 वाला इस भाई साहब को क्या करेगा, इधर धक्का देगा, तो ये क्या हो जाएगा F12 हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इस पे जो फोर्स लगा वो क्या हो जाएगा, F21 कहलाएगा, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है बच्चों, है ना। 2 पे 1 की वजह से फोर्स लग रहा है और सेपरेशन R है। अगर मान लो हमारे पास इस तरीके का चार्ज रहा कि एक Q1 है और एक माइनस Q2 है तो अट्रैक्शन होगा। तो अब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, तो दिस इज F12 और इस पे जो फोर्स लगने वाला है बच्चों वो क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो F12 होगा इसका मॉड और F21 का मॉड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा और इसको हम F कह सकते हैं। तो जो ये F होने वाला है F Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दोगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो बच्चों तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पे क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो K होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, K की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 का पावर 9 आ जाएगा इसका। और यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप सब लोगों ने पहले से पढ़ी भी होगी और यही होता है। तो अगर इस फोर्स को लिख दिया जाए तो भैया फोर्स इन फ्री स्पेस क्या कहलाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें पता होनी चाहिए कि कैसे आता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है ये सारी कहानी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भैया फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 8.854 × 10 का पावर -12 आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। इस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो फ्री स्पेस के अंदर जो फोर्स आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएगा, या आप उसको सिंपली K Q1 Q2 R स्क्वायर भी कह सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम इस चार्जेस को क्या करेंगे, किसी और मीडियम में जाकर के ले जाएंगे तो उस मीडियम में क्या होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। तो फ्री स्पेस में जो हमारे पास फोर्स आता है बच्चों वो क्या है, फ्री स्पेस का फोर्स क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। और उसी चीज को जब आप मीडियम में रख दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। मीडियम चेंज होने से जो परमिटिविटी वाली कहानी थी वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को आपस में डिवाइड करोगे तो बाकी सारे पैरामीटर्स क्या सेम है, तो 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है तो जब आप फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बाय फोर्स ऑफ मीडियम करोगे, डिवाइड करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ही नीचे आ जाएगा। और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन R या K, जिसको हम नाम क्या देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये हर मीडियम के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रखता है और वो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां से दो चीजें हम निकाल सकते हैं, एक तो जो फोर्स इन फ्री स्पेस होता है वो हमें पता होगा और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम पता होगा, तो फोर्स इन मीडियम निकाल सकते हैं। यानी फोर्स इन मीडियम क्या होगा बच्चों, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किसी भी मीडियम का अगर मुझे परमिटिविटी निकालना है, ये एप्सिलॉन क्या कहलाएगा भाई, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन क्या कहलाता है, ये ध्यान रहे, ये परमिटिविटी कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का ये क्या है, परमिटिविटी है। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट था उसको उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी से या डायरेक्टली कांस्टेंट से जब डिवाइड कर दोगे तो आपको परमिटिविटी मिल जाएगा। तो ये आई होप बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम फोर्सेस को आपस में मीडियम और फ्री स्पेस में रिलेट कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि भाई कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि आपको डायरेक्शन के साथ लिखना होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। ध्यान रहे कि ये जो हमने फोर्स पढ़ा है, चाहे ये वाला फोर्स हो चाहे ये वाला फोर्स हो, वो हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए भाई। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं और उसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को कंबाइन करके लिख के देखिएगा, खुद से आपको पता लग जाएगा, है ना। और अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए इसके अंदर कि कैसे हम इस चीज को कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिटेल में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए। आपको जो इस पूरे चैप्टर का एक डिटेल नोट्स है जिसके अंदर आपको डेरिवेशन कैसे करना होता है, आपको एक तो स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि इस डेरिवेशन को अगर आपको प्रॉपर करना है तो कैसे करना है, कैसे लिखना है इस चीज को, है ना।
लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बोर्ड के एग्जाम में हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सारी चीजों को। तो कैसे लिखना है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी। और उसके बाद अगर आपको इन सारी चीजों को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके अंदर से जाकर के आप इस नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, देखो अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो काम दोबारा अब तो टाइम आने वाला ही नहीं है ना। तो आप जो भी पढ़ो लिख लिख के पढ़ो। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो और आपको अगर लगता है कि भाई ये चीजें मैंने नहीं करी है, लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, सबसे ज्यादा काम देगा वो आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात रही कि भाई फोर्स को हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखो सबसे चीज आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बात बताता हूं, उससे आप इस पूरी चीज को लिखने में बहुत आसानी मिल जाएगी आपको। कैसे, देखो आप सिंपल सी बात ये समझो कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा मेरे लिए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप। आर क्या होता है भाई, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना। अब क्या होता है कि जब ये मान लो ये दो अलग अलग आपको सिचुएशन दिख रहा होगा जिसमें एक बार मैंने Q1 पे फोर्स निकालना है और एक बार क्या करना है Q2 पे फोर्स निकालना है ना। अब आप देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर कि पहली बात ये जो R है ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है Q1 और Q2 के बीच का, तो इसका हेड कहां रखना है, जिसपे फोर्स निकालना है, जिसपे क्या करना है फोर्स निकालना है। तो पुट हेड ऑफ R वेक्टर ऑन द चार्ज where we need to find force, या फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरी चीज कि आपको अगला क्या करना है आपको कि जो Q1 एंड Q2 होगा आर टेकन विद साइन। और जब भी आप ऐसा करोगे आप वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख पाओगे। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि मतलब करके बताता हूं कि कैसे करना है इसके अंदर। देखो Q1 Q2 है, मुझे Q1 पे फोर्स निकालना है, डायरेक्शन आपको पता है, दोनों चार्जेस अगर प्लस प्लस है तो रिपल्शन होगा उसके बीच में। अब क्योंकि A और B के बीच का जो भी डिस्टेंस है इसको R बोला मैंने, और यहां पे इस R का मैंने हेड यहां पे रख दिया और ये R हो गया हमारे पास, है ना। अब इस R को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर मान लो जैसे आप ये देखो कि ट्रायंगल बन रहा होगा OBA, है ना, तो आप इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जो OA होगा वो रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। अब इतनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे काम करता है इसका। तो R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया। और अब अगर आप देखो R वेक्टर तो क्या हो गया, R1 माइनस का R2 आ गया आपके पास, है ना। ये देखो R1 माइनस R2 आ गया इसका, है ना। इसी तरीके से जब आप इस केस में कैलकुलेट करोगे, यहां R पुट करोगे, देखो हेड यहां पे पुट करोगे, तो आप देखना कि R1 प्लस R इक्वल टू क्या है, R2 है। और इस केस में जब आप R कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर हो जाएगा। तो आप एक बात ये भी ध्यान निकाल सकते हो यहां से कि जिस पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना है, उस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है जो उसमें फोर्स लगा रहा है ना। आप देखो दोनों से Q1 पे फोर्स लग रहा था तो R1 माइनस R2 आया, और Q2 पे लग रहा था तो R2 माइनस R1 आ गया। अब जब मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा F12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और R स्क्वायर का मतलब है कि मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉड R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा पहली बात तो। और इसी का क्यूब भी लिखना भाई, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, सॉरी मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। तो R कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R वेक्टर होता है ना। तो R वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आपको क्यूब मिल जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस का R2 का क्यूब हो जाएगा। और यहां पे R1 माइनस R2 तो मल्टीप्लाई में होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस पे भी लिखना है, और मैं आपको काम देके जा रहा हूं कि आपको नेगेटिव चार्जेस के लिए भी इसी तरीके से लिखना है। लेकिन अभी मैंने देखो यहां पे क्या किया था, चार्जेस को साइन के साथ नहीं लिया है, लेकिन जब आप इस पे लिखोगे तो आपको प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो करना है R निकालने का, कि जिस पे फोर्स निकालना है मुझे R वेक्टर का हेड उसी पे रखना है। चार्जेस को साइन के साथ लोगे अपने आप क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इन दोनों के लिए भी कर करके देखेंगे, और नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। मैं अगर आप पहले की जो प्रैक्टिकल वाली वीडियोस देखी होंगी आपने, या पहले जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं सबके कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो भाई, मैं चाहे जब भी देखूंगा कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलो अगली बात क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो सब चार्ज क्या कर रहा होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो उस चार्ज पे लगने वाले बाकी सारे फोर्सेस का क्या होगा भाई, वेक्टर सम होगा। यानी Q1 पे अगर मान लो मेरे पास ये चार्ज है Q1 और उस पे सब चार्ज लगा रहे हैं, बाकी सब जितने भी इस सिस्टम में चार्जेस हैं वो सब इस पे मिलकर फोर्स लगा रहा है, तो F0 ऑन Q1 क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस जितने भी फोर्सेस होंगे उन सबका वेक्टर सम करना है। ये बात ध्यान रखना है, हमें स्केलर सम नहीं करना होता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना होता है। अगली चीज क्या है हमारे पास भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी हमने फोर्स पढ़ा,
अब फोर्स लगता क्यों है ना? एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास आएगा तो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। ये कैसे पता लगता है? क्योंकि आप एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज को क्या करते हो, लेकर के जाते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों साइड का वो स्पेस, मान लीजिए कि आपने यहां पे क्या कर रखा है भाई, क्यू कोई चार्ज रख रखा है ना। अब ये अपने चारों साइड कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं भैया? तो एक्सपीरियंस ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है, अप्रोचेस टू जीरो है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इस क्यू को क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं ना। क्या बोला जाता है इसको? सोर्स चार्ज बोला जाता है। तो इसके कंपैरिजन में जब आप इस क्यू नॉट को बहुत छोटा रखोगे और जब आप इसको यहां पे लेकर के आओगे तो आपको पता पड़ेगा कि या तो ये जो कैपिटल क्यू है इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा या उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। और जब ऐसा फील होगा क्यू नॉट को, तब उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास। तो बात समझ आई? किसी भी चार्ज के चारों साइड का वो स्पेस जिसके अंदर जब आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आओगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप क्यू नॉट को यहां लाओगे तो अलग फोर्स लगेगा, अगर आप क्यू नॉट को यहां लाओगे तो अलग फोर्स लगेगा। उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं अगले टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये होता है कि किसी भी, मान लो एक चार्ज है, इसको एक सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए क्यू है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब आपने क्या किया कि क्यू नॉट को इन्फिनिटी से, जो पहले कहां था इन्फिनिटी पे था, और अब आप यहां पे लेकर के आए हो क्यू नॉट को, है ना। बहुत बढ़िया जी। अब ये इससे कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। तो इस पे फोर्स तो लग रहा है ना, इधर भी फोर्स तो लग रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। उसको आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। इन जनरल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? F अपॉन में क्यू नॉट मिल जाएगा। इसका समझ गए? इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और जो SI यूनिट होगा इसका, ये क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये ध्यान रहे, SI यूनिट है और जो क्वांटिटी है वो क्या है? SI यूनिट तो न्यूटन पर कूलम हो गया और वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो जनरल फॉर्मुला हो गया भाई, जो अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, वो तो जनरल फॉर्मुला हो गया। लेकिन हम किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आखिरकार एक एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो आपकी स्क्रीन पे यहां पे रहा। देखिए आपके पास क्या है? एक चार्ज क्यू है ना, कैपिटल क्यू। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे कहां पे? इस P वाले पॉइंट पे। बहुत बढ़िया बात जी। तो अब जब हम क्यू नॉट को यहां पे लेकर के आ रहे थे तो क्यू नॉट पे क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था ना। ये फोर्स कितना है? तो आपको पता है कि K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फोर्स आया उसको हम क्या करेंगे? क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। और जब आप इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे? क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो जो क्यू नॉट वाला फैक्टर था वो यहां से क्या हो जाएगा? ये क्यू नॉट ने इस क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचा वो क्या हो गया? KQ बाई आर स्क्वायर। आर कैप वो हमें वेक्टर फॉर्म में देता है और मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो इन जनरल आपके पास क्या हो जाएगा? KQ बाई आर स्क्वायर हो जाएगा और K की वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो ये बात भी हमने यहां पे पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उससे दूर जाएगा, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ये आपको क्वेश्चन आगे डेरिवेशन इन सबको करने में बहुत हेल्प करेगा, तो ये डायरेक्शन याद रखिएगा। वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे उसमें भी हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इन जनरल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पी पे, है ना। चलिए अगला क्या है भैया कि इसके लिए भी क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि अगर मान लो एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो किसी भी पॉइंट पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाला है, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा तो Q1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है, Q2 कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, Qn कितना लगा रहा है, इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या करोगे? वेक्टोरिकली ऐड कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसको ऐड करने के लिए भी हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ही फॉलो करेंगे। तो जो E नेट आ जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 एंड सो ऑन टिल क्या हो जाएगा? En। इसको ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसका आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी देखिए, जब हम डेरिवेशन और बाकी सारे पार्ट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम वेक्टर तरीके से उसको ऐड करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? एक इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ होता है। जैसे हमने अभी बात करी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों साइड का वो स्पेस जिसके अंदर आप दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब ये स्पेस तो दिखाई तो देता नहीं है, हम इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि किसी भी चार्ज के चारों साइड का वो स्पेस जिसके तो जो स्पेस होगा वो तो इमेजिनरी है। तो इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है भैया, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये इस तरीके से कर्व लाइन भी हो सकता है। कैसा भी हो, आपको जिस मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, यहां पे चाहिए, या इस कर्व लाइन पे यहां पे और यहां पे चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन ए और बी की बात करोगे तो डायरेक्शन तो ये सही होगा भाई,
ई का डायरेक्शन इधर होगा, ईबी का डायरेक्शन भी क्या होगा, यहां पे होगा। लेकिन अगर आप कर्व पाथ पे ए और बी पे अगर आप डायरेक्शन चाहते हैं तो यहां का टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। आप देखो तो यहां पे आप टेंजेंट क्या दे देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे दे देगा। तो कर्व लाइन पे टेंजेंट आपके लिए काम करेगा, स्ट्रेट लाइन पे तो जाहिर सी बात है कि किसी स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा यहां पे। तो ये ईबी का डायरेक्शन होगा और यही आपको डेफिनेशन कह रहा है कि इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो भाई उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी है ना, और ये ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है ना, एमसीक्यूज पूछे चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, ये याद होना चाहिए बच्चों को। क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पे होता है भैया, एंड्स एट व्हाट, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पर खत्म हो जाएगा। और लेकिन ये किसके लिए होता है, डाइपोल के लिए। एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए बात करोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड और इंफिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। इस बात को मैं अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है ना। अच्छा, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। वो हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यानी अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ये है इस तरीके का, ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अगर मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस पे जब ये यहां पे आ रहा होगा तो ये परपेंडिकुलरली ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी और एंगल पे नहीं आता, ये एंगल नहीं बनाएगा यहां पे, है ना, ये गलत होता है। ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा सही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मिनिमम मैक्सिमम वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज, और वो मिनिमम हो जाएगा जब वो क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा इसके अंदर, है ना। देखिए अब क्या है कि अगर मान लो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, देखो अगर ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा और यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन क्या है, इस बी वाले पॉइंट पे ज्यादा है और ए वाले पॉइंट पे रिलेटिव सेपरेशन क्या है, कम है। तो जहां पे फील्ड लाइंस पास पास है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होगा वहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे हमने अभी बात करी कि टेंजेंट किसी भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा तो कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वहां पे आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो आपको डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए जी, अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है हमसे, अगली प्रॉपर्टी कहता है तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो कर ही नहीं सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि टेंजेंट हमें क्या देता है भैया, डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन होंगे, इधर भी हो सकता है और इधर भी होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये अकेला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर आपने अभी तक इसको याद नहीं करा है तो अब याद कर लीजिए कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगली चीज क्या है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आप लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब जो दूर दूर जा रहा था वो पास पास आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, यानी कि अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को लाते हो तो आप देखना कि आपको क्या होगा, एक रिपल्शन फील होगा। जैसे आपने मैग्नेट के साथ तो डील किया ही होगा भाई कि अगर आप मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो क्या होता है, रिपल्शन होता है ना। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है उतना ज्यादा रिपल्शन फील होता है। तो वैसा ही सेम चार्ज के साथ भी होता है, और क्योंकि ऐसा प्रेशर फील होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये बात पता होनी चाहिए। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे खत्म हो जाएगा, इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव पे और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे वापस कभी भी नहीं आता है, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये एक मेजर क्या होता है, डिफरेंस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया बात जी। अब आपके सामने ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की का डायग्राम। अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए हमने यहां पे ड्रॉ कर रखा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है, इंफिनिटी पे। और यही बात मैंने बताया था वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के लिए क्या होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से, और खत्म कहां पे हो रहा है, नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। डाइपोल के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के कहां पे खत्म हो रहा है बच्चों, नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया जी। अगला क्या है, अगर आप दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को रखोगे तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे से दूर दूर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है उसके बीच में, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करता है। लेकिन अगर मान लो किसी एक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो वो जिसका स्ट्रेंथ कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो उसकी तरफ ज्यादा लाई करेगा। तो दो
पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा इसी में नेगेटिव चार्ज के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब दो सिमिलर चार्जेस में दो नेगेटिव चार्ज होता है तो भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम ड्रॉ होता है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तभी बस एरो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, है ना। बहुत बढ़िया बात जी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है ड्रॉ, आपके सामने ये है कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा हम इसको इसी तरीके से पैरेलल लाइंस के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो आई होप यहां तक बात सबको समझ आई होगी कि किस तरीके से सारी चीजों को पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, हमसे कहता है कि भाई अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या करता है, बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। किधर, कैसे मूव करना स्टार्ट करता है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, भाई यहां पे मैंने मान लिया कि यहां पे क्या है, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कुछ तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो अब जैसे ही आप, एक तो पहली बात आप चार्जेस को रखोगे तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इसका मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मूव करना स्टार्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस पे फोर्स उधर लगेगा, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस पे फोर्स उधर लगेगा। बहुत बढ़िया जी। अब देखो कि हमें पता है कि फोर्स कितना लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, ई इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था ई इक्वल टू क्या था, एफ आई क्यू था, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है कि भाई एफ बराबर एम ए होगा, और अगर आप दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो क्यू ई और एम ए जब इक्वल होगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। और यहां से चार्ज पार्टिकल का एक्चुअल जो पाथ होगा, है ना, ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा उसका, वो दो ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, एक तो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री होती है और एक क्या होता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। और ये कैसे पता लगेगा, अगर मान लो यू और ए, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ए क्या है, एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, और इतना एक्सेलरेशन आया है, यानी आपने जिस वेलोसिटी से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थ्रो किया है या मूव करवाना स्टार्ट किया है, उसके और जो एक्सेलरेशन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलेगा, उसके बीच में अगर 0 और 180 डिग्री का एंगल होगा, यानी इस तरीके से अगर हो तो बॉडी हमेशा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। बात समझ आई। और अगर उसके बीच में एंगल 0 और 180 के अलावा कोई भी और होगा, कोई भी और एंगल होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, वो पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करके ऐसे चला जाएगा इसका। मान लो अगर यू इधर दे देते हो और ए नीचे की तरफ लगेगा तो रिजल्टेंट पाथ इस डायरेक्शन में होगा। ये बात पता होनी चाहिए। ये बता देता हूं कि मान लो यू इधर दिया है आपने और एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ है, तो अब जो मोशन होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर होता तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाता। ये बात ध्यान होनी चाहिए हमें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, डाइपोल। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बहुत ही छोटे डिस्टेंस से क्या होता है, सेपरेट होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सो इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास, HCl, H2O, NH3, ये सारे के सारे डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। और नेट चार्ज क्या होता है डाइपोल पे, क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है आपके पास उतना ही क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है ना। चलो डाइपोल मोमेंट, अच्छा जैसे डाइपोल हमने पढ़ तो लिया कि भाई दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है। अब हर जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, तो सबका स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज HCl पे आएगा उतना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज H2O पे नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा, है ना। तो जब चार्जेस अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अलग होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है बच्चों, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, कि जो दो चार्जेस हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज को ले लो और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको क्या करो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या दे देगा आपको, डाइपोल मोमेंट दे देगा। यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर है, और जो ये क्वांटिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये आपको डायरेक्शन यहां पे दिखाई दे रहा होगा डाइपोल मोमेंट का, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पढ़ लिया हमने, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। अब चार्जेस है ना, तो भाई क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हमें डाइपोल के क्या करना होता है, एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब वो भी क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि कैसे आखिरकार वो आता है। और वो जो दो डेरिवेशंस हैं उनमें से एक डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे डेरिवेशन को करना है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, डिटेल नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप इस पूरे चैप्टर का एक मेरा जो खुद का हैंड रिटन नोट्स है और बहुत अच्छे से लिखा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है सारे डेरिवेशन को, उसके हिसाब से तो आप जाकर के उसको जरूर डाउनलोड कीजिए और उसके हिसाब से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, अगला टॉपिक है भैया ये एक्सियल लाइन की डेरिवेशन, है ना। अब एक्सियल लाइन क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं यहाँ पे, दो चार्जेस, एक तो ये रहा चार्ज और एक क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहा। अब इसके एक्सिस पे हमने ये कोई पॉइंट M लिया है जहां पे हम मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो -Q की वजह से क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन निकालना है तो वो उसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे दूर की तरफ होता है। आप यहां देख सकते हैं कि इस M वाले पॉइंट पे अगर
दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, इस m वाले पॉइंट पे आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है वो क्या है, इधर की तरफ आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है वो डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ चला गया, है ना। तो क्योंकि वो डायरेक्शन हमने पहले से पढ़ रखा है। अब जो a और b के बीच में, मतलब जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, हम उसको कहते हैं 2a लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम चीजों को क्या कर सके, आसानी से कैलकुलेट कर सके, और यही जो डेरिवेशन है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सके, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस लेना होता है इस पॉइंट m का वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेते हैं। हम कहां से लेते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो जब आप इसको a ले लोगे तो जो o से a तक का डिस्टेंस या o से b तक का डिस्टेंस होगा वो a/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इस कैलकुलेशन को डिफिकल्ट ना बनाए इसके लिए हमने क्या किया, उसको 2a ले लिया। तो a और a में क्या होता है, वो ब्रेकआउट हो जाता है इसका। तो a से लेकर के m तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, r प्लस a हो जाएगा, यानी ये जो a है वो उस r में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और वो टोटल r प्लस a हो जाएगा। और जो b से लेकर के m तक का डिस्टेंस हो जाएगा उसमें आप इस r में से, ये जो r वाला डिस्टेंस है उसमें से आप इस a को माइनस कर दो तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, bm मिल जाएगा, ठीक है। और वही चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, kq बाय r स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो kq बाय am का होल स्क्वायर हो गया, और am की वैल्यू क्या हो गई, r प्लस a, और ये जो लिखा हमने तो kq अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से जब आप प्लस q चार्ज की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो जाएगा kq बाय bm का स्क्वायर हो जाएगा, और bm हमने बोला अभी कि r माइनस a होगा, और इसको जब हमने लिखा तो ये क्या हो गया, kq बाय r माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r स्क्वायर है, क्योंकि चार्जेस तो सेम है, चाहे आप इस एक्सप्रेशन को देखो चाहे आप इस एक्सप्रेशन को देखो, न्यूमरेटर क्या है, दोनों का सेम है। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा इसका। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है भैया, प्लस क्यू चार्ज का, तो ये बड़ा होगा, और माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा, माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो छोटा हो जाएगा। और यही यहां पे लिखा हुआ है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो आर माइनस ए छोटा है और आर प्लस ए बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बड़ा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक्जैक्टली ऑपोजिट है। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो kq अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे kq अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर से। आप kq को कॉमन ले लो, और जो डिनोमिनेटर था उसका एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रॉपर्ली मिल जाएगा। इसके अंदर आप इसको कर करके आप सॉल्व करोगे, देखो r माइनस a का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो r प्लस a का होल स्क्वायर होगा वो यहां पे लिखा गया, और फिर अगली बार क्या होगा, जो r प्लस a का होल स्क्वायर होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, r माइनस a का होल स्क्वायर। और जब आप इसको यहां पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर और a स्क्वायर वाला टर्म तो नेगेटिव में आ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला टर्म होना था माइनस 2ab वाला, यानी कि माइनस 2ar वो प्लस हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2a को एक साथ लिख लो तो 2r क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 2ar प्लस 2ar क्या है, 4ar होना है। तो 4ar को हमने क्या किया, 2a और 2r में ब्रेक कर लिया। इससे ये हुआ कि q इंटू 2a जो है वो हमें डाइपोल मोमेंट मिल गया, और डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर फॉर्मुला आ गया 2kpr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ये एक्सियल लाइन की पूरी कंप्लीट मतलब क्या है, डेरिवेशन है, और ये मेन फॉर्मुला है। अब इसमें से अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ध्यान से देखो कि यहां पे जो ई नेट आया है, ई एक्सियल, वो तो भाई प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा ना, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में बड़ा था। तो ई एक्सियल का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे कभी भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो मैग्नीट्यूड आया है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से यूनिट वेक्टर से, जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। तो वो किसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, वो डाइपोल के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। तो हमने पी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि पी कैप क्या होता है, पी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ पी वेक्टर। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट डाइपोल है जिसके अंदर आर बहुत बड़ा होगा ए से, तो आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो 2kp अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, या ई एक्सियल को मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो 2kp बाय r क्यूब होगा। और यहां पे p वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, p को वेक्टर में लिखना है, और मैग्नीट्यूड वाले में p को वेक्टर में नहीं लिखना है ना। तो ये डेरिवेशन है किसका भैया, एक्सियल लाइन की। अगला क्या है हमारे पास, इक्विटोरियल लाइन की डेरिवेशन है। इक्विटोरियल लाइन में क्या है कि भाई जो डिस्टेंस, जो पॉइंट होगा ना जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, दोनों चार्जेस की वजह से वो माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अब ये जो a से लेकर के m तक का डिस्टेंस है और b से लेकर के m तक का डिस्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और अगर ये सेम है तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा, ये देखो o से लेकर a क्या है, यहां तक का ये डिस्टेंस a हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी a है, और o से लेकर के m तक का डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। तो अगर आप am कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और bm क्या होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, चाहे माइनस क्यू की वजह से चाहे प्लस क्यू की वजह से, इस पॉइंट पे क्या रहने वाला है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि am और bm का मैग्नीट्यूड अब सेम है। तो ये जो kq बाई am का होल स्क्वायर था और kq बाई bm का होल स्क्वायर था वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये वाला माइनस क्यू की और प्लस क्यू की वजह से, यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये प्लस क्यू होगा, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको प्लस क्यू बना लेते हैं इसके अंदर। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्ट
डायरेक्शन अलग है। मैंने बताया था कि माइनस क्यू का जो क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो उसकी तरफ होता है और प्लस की वजह से जो होता है वो उससे दूर जाता है। और ध्यान से देखो तो अब ये यहां पे क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पे थीटा हो जाएगा, और अगर ये वाला थीटा एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये एंगल लाई कर रहा है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं तो उसको, और अगर एंगल बना रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। जिसके साथ एंगल बनता है, भाई ध्यान रखिए कि अगर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। इसी तरीके से हमने यहां पे सॉल्व किया। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो सेम मतलब आपस में सेम डायरेक्शन में है। और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो देखो एक्जैक्टली ऑपोजिट लाई कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। और वो जो ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा था और ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा था वो ऐड होकर के आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा। और जब हमने ई इक्वेटोरियल लिखा तो यहां पे क्या आ गया, 2e cos थीटा हो जाएगा। और ये मैंने लिख दिया यहां पे कि ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा और ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। और नेट हमें 2e cos थीटा से मिल जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करो तो देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर है, तो जो OA होगा वो बेस हो जाएगा और AM क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी बेस बाय हाइपोटेनस करोगे तो A अपॉन में √r² प्लस a² आ जाएगा। और इस Q2 को अगर आप इस 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। यानी एक्सप्रेशन क्या हो गया, KP अपॉन r² प्लस a² का पावर 3/2 हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अब माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो ई नेट मिल रहा है बच्चों वो तो इधर की तरफ मिल रहा है भैया, ई नेट तो इधर की तरफ है, इसको आप ई इक्वेटोरियल भी कह सकते हो। और इस डाइपोल मोमेंट के क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। और अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करो तो भाई आर बहुत बड़ा होगा ए के मुकाबले में, तो a² नेग्लेक्ट हो जाएगा और a² नेग्लेक्ट होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस KP/r³ हो जाएगा। ये ध्यान रहे, है ना। माइनस क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो सिंपली KP/r³ लिख सकते हो। और अभी देखो कि जो हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए जो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला आया था वो क्या था, 2KP/r³ था। तो यहां जो E एक्सियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल हो जाएगा, है ना। तो आई होप बात यहां तक समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इस सबको करना होता है। सॉल्व कर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा इसका। अब डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो क्या करेगा, उस पर टॉर्क लगाना स्टार्ट कर देता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लग सकता है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क लगेगा उस पर, क्योंकि वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगाता है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो प्लस क्यू पे फोर्स किधर है भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पे फोर्स किधर होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ये दोनों उसको क्या करता है, मतलब अगर ये डाइपोल है इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए, जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से। तो माइनस क्यू पे जो क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस क्यू ही है, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है बच्चों, प्लस क्यू ही हो गया। और अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कोई नेट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोनों चार्जेस पे अलग फोर्स लगेगा, यानी कि उस पर नेट फोर्स भी लगने वाला होगा वहां पे। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसलिए नेट फोर्स क्या है, जीरो है, इसलिए कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि उन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स को ले लेंगे और जो डिस्टेंस उस पे परपेंडिकुलर है दोनों फोर्स पे, उस डिस्टेंस को लेंगे। और वो जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है वो कौन सा है बच्चों, BM वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप AMB ट्रायंगल में अगर आप sin थीटा कैलकुलेट करेंगे तो BM क्या मिल जाएगा, 2a sin थीटा हो जाएगा। और QE को जब आप 2a sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो Q इंटू 2a क्या दे देगा आपको, P। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टॉर्क का PE sin थीटा। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि देखो P क्या है वेक्टर क्वांटिटी, E क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और sin थीटा आ गया है तो जो आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, P क्रॉस E आ जाएगा इसका। समझ गए बात को। अच्छा, अगला क्या है कि स्टेबिलिटी, मतलब इसमें बहुत बार ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन विच इट इज इन स्टेबल एंड इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भैया अगर आप डाइपोल को 0 डिग्री पे रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो टॉर्क जीरो आ जाएगा, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर आप 180 डिग्री पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्क तब भी जीरो होगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 0 डिग्री पे रखेंगे और उसको हल्का सा भी आप अगर मूवमेंट देते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप 180 डिग्री पे रखे उसको हल्का सा भी चेंज करोगे, अब अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क देते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री पे रखोगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, PE sin थीटा था, sin 91 होता है, यानी PE आ जाएगा और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है उस केस के अंदर। समझने वाली बात। चलिए
अब इसका जो बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे, और वो क्या है हमारे पास गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह बात जानना होता है कि एरिया क्या होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर एक एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो दो तरीके के सर्फेसेस होते हैं जिसका हमें एरिया वेक्टर निकालना होता है। एक तो ओपन सर्फेस होता है और एक क्लोज सर्फेस होता है। ओपन सर्फेस ऐसा है जो टू डायमेंशनल सर्फेस होगा, है ना, रिंग, डिस्क, है ना, स्क्वायर शीट, ट्रायंगुलर शीट, है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, टू डायमेंशनल सर्फेस। तो कहता है भैया कोई भी एक डायरेक्शन आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि वो उसके प्लेन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो एरिया का। इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से आप कोई भी एक चूज करो, है ना, दोनों नहीं लेंगे, कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं, लेकिन वो उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरफेस ऐसा हो और आपने इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे लिया, ये गलत है। तो अगर इस तरीके से प्लेट्स हैं तो आप कोई भी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो मैंने ड्रॉ किया उसके ऑपोजिट भी आप ले सकते हो, बस उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर थ्री डायमेंशनल सरफेस है तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो सिर्फ आपको क्या देगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। तो क्यूब के लिए आप इस तरीके से एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर के लिए इस तरीके से, और सिलेंडर के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये बात हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्या है भैया, फ्लक्स क्या होता है। किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होता है वो कितने नंबर्स में पास कर रहा है वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। तो फ्लक्स का जो डेफिनेशन वो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू दैट एरिया। और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, वो तो भाई समझने वाली बात होगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान ये रखना है कि एरिया का वो कंपोनेंट हमें लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर एरिया का कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है तो फ्लक्स वहां से नहीं आ सकता। जैसे आपके पास दो अलग अलग एग्जांपल दिख रहा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एरिया के डायरेक्शन में है तो फ्लक्स क्या हो गया, ई आ गया। लेकिन यहां देखो कि जो मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज करो इस तरीके से जा रहा है तो ये सरफेस से तो पास ही नहीं कर रहा, ये पास तो तब करेगा ना जब ये ऐसे जा रहा होगा। तो अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे फ्लक्स जीरो है, ये इसलिए भी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। अभी हम मैथमेटिकली भी इसको समझेंगे। तो अगर मान लो मैं जनरल किसी एंगल पे रख देता हूं इस सरफेस को, तो जैसे ये एरिया वेक्टर है हमारे पास, है ना, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड रेड लाइन से। तो एरिया के दो कंपोनेंट्स देखोगे, एक ए cos थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और एक ए sin थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, उस पे परपेंडिकुलर है। तो ये वाला हमें कोई भी फ्लक्स नहीं देगा, ए cos थीटा हमें फ्लक्स देता है, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई ए cos थीटा आ जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और cos थीटा आया है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए लिख सकते हैं। बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है कि जब तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक तो हम ई cos थीटा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले किसी छोटे से एलिमेंट से निकालेंगे, जैसे मान लो इस एलिमेंट से निकाला तो इसका एरिया क्या है, ds है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पास कर रहा था, ई पास कर रहा था। तो हमने फ्लक्स निकाला तो वो क्या हो गया, ई डॉट ds आ गया। और अगर मुझे पूरे क्लोज सरफेस से चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो आपको साइन दिख रहा होगा ये क्लोज इंटीग्रल का साइन होता है, और ये तभी हम लगाते हैं जब बॉडी क्या हो, बिल्कुल थ्री डायमेंशनल क्लोज हो इसके अंदर, है ना। तो जो ई डॉट ds था वो एक छोटे से एलिमेंट से था, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सरफेस के लिए आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ये समझ आनी चाहिए बात, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है भैया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्या है भाई, अब ये जो फ्लक्स हम यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे, गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम हमसे क्या कहता है बच्चों कि किसी भी क्लोज सरफेस है ना, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज है उसको ε0 से डिवाइड कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाइनेट का मतलब रिलेशन तो ये है। अब फाइनेट कैलकुलेट किससे होता है, तो भैया कैलकुलेट होता है ई डॉट ds से। ई डॉट ds लिख लो या ई डॉट da भी लिख सकते हो। तो फाइनेट का फॉर्मूला ये है, यानी मुझे जब भी ये प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करके इसको प्रूव करेंगे। और आपके सामने ये दे रखा है कि भाई मान लो आपने क्या किया है, कोई स्फेरिकल बॉडी लिया है, ये क्या है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके सेंटर में हमने क्या किया है, एक चार्ज क्यू को रख लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ दे रहा है। और अगर मुझे इससे फ्लक्स निकालना है तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहां पे जिसका एरिया वेक्टर क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। आप अगर इस सरफेस पे कहीं पे भी एलिमेंट ले लोगे तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उसके लिए बाहर की तरफ होगा। यहां पे भी आप निकालो तो देखो इलेक्ट्रिक ds तो इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जा ही रहा था। यानी कि इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होने वाला है बच्चों, जीरो होने वाला है। अगर पॉइंट चार्ज है और स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, k/r² हो जाएगा और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो
किसी भी छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स आ जाएगा वो ई डॉट डी एस कॉस जीरो आ जाएगा, यानी ई डॉट डी एस आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है क्यू बाय आर स्क्वायर, तो मैं बाद में जब इंटीग्रेट करेंगे तब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। और अब अगर मुझे इस पूरे सरफेस से चाहिए तो भाई क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किया हमने जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हर पॉइंट पे क्या था, सेम था, उसको बाहर निकाल लिया और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस मुझे उस पूरे स्फीयर का क्या करेगा, एरिया प्रोवाइड करके दे देगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या देगा मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास और जो k की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, और 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। और यही हमसे बोला गया था, है ना, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस प्रूफ को हमने जब किया है तो हमने तब प्रूफ कर पाए हैं जब हम इस चार्ज को क्या किया, हमने सेंटर में रख लिया है। अगर आप सेंटर के बजाय कहीं भी और रखेंगे तो इस प्रूफ को मैथमेटिकली नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वैलिड जरूर होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप चार्ज को सेंटर में रखो या चार्ज को किसी और जगह पे रखोगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ, जब तक चार्ज अंदर है तब तक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस स्फीयर से जो पास करेगा वो सेम होगा, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, पहली बात कि अगर अभी तक हमने मीडियम की बात करी थी तो मीडियम क्या था, फ्री स्पेस था। अगर मीडियम कुछ और होगा तो फाई इन मीडियम क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इनक्लोज होगा। और हमें पता है एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि फ्लक्स इन मीडियम इज फ्लक्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम होता है। तो उसे डिवाइड करोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। और दूसरी बात कहता है कि गॉस लॉ को हमने प्रूव जरूर किया स्फीयर से, लेकिन वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो ये चार्ज क्यू है तो चाहे आप इस तरीके का कोई भी एक रेगुलर सरफेस हो, चाहे इस तरीके का क्यूब हो, इन दोनों ही सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम होने वाला है। क्योंकि आप देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे क्यूब से पास कर रहा हो चाहे वो इरेगुलर सरफेस से पास कर रहा हो, वो क्या है, सेम है। और फ्लक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करता है, तो वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा, नेट फ्लक्स, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि जो चार्ज है और जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप उन दोनों में से किसी एक में चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला है ना। तो अगर मान लो एक चार्ज है तो भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो सारे चार्जेस को ऐड करोगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और एक और बात हमें ध्यान रखनी होती है कि भाई यहां जो चार्जेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा। तो आप जब स्टेटमेंट लिखते हो कि फाई नेट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस होता है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। लेकिन क्यू इनक्लोज सिर्फ क्या होगा, ओनली चार्ज इनक्लोज्ड, क्या होगा, ओनली चार्ज इनक्लोज्ड, जो उसके अंदर इनक्लोज चार्ज होता है, उसके उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसकी बात करेंगे हम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से, लेकिन चार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन सा, जो अंदर इनक्लोज होगा। तो ये ध्यान रखना होता है हमें। अब हमारे पास 3 डेरिवेशन है जिसके बारे में बात करनी है और उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो अब देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज डिवाइड हो गया, है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, इसके अंदर जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, भाई हमें नहीं पता कि कितना लंबा चार्ज है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उस पर कितना चार्ज है, हम ये बोलेंगे कि भाई उसका चार्ज का डेंसिटी क्या है, यानी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ये बात पता होनी चाहिए। तो मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि इस पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। तो लैम्डा अगर आपको पता है तो किसी भी लेंथ का आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। हमने एक गॉसियन सरफेस लेना होता है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे हमें एक गॉसियन सरफेस लेना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। गॉसियन सरफेस हमने क्या लेना होता है, कोई भी शेप ले सकते हो, लेकिन हम लेते वो वैसा है जो सिमेट्रिकल हो, है ना। तो अगर लाइन चार्ज है तो हम सिलिंड्रिकल क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो अगर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो उसका रेडियस हमने r लिया, उसका लेंथ हमने क्या लिया, l लिया है। तो हमने बोल दिया कि लेट अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, भाई लेंथ तो बहुत बड़ी थी उस रॉड की, लेकिन जो लेंथ उस सिलेंडर के अंदर आ पाया है वो क्या है, एल लेंथ का चार्ज है। तो सॉरी एल लेंथ है, तो एल लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल हो जाएगा, और वही चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा। तो 3 सरफेस होते हैं, किसके लिए, स्फीयर के लिए, ध्यान रखिएगा, सॉरी सिलेंडर के लिए, एक 2 फ्लैट ऊपर नीचे वाले, और एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। तीनों से फ्लक्स निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और गॉस थ्योरम में जाकर के पुट कर देंगे। तो आप यहां पे देखो कि पहले वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट सरफेस से हमें कोई भी फ्लक्स नहीं मिला क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। सेकंड सरफेस में क्या है, देखो जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। तो जो टोटल फ्लक्स निकालोगे वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस, यानी ई डीएस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, जो आपका कर्व सरफेस होता है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो ई बाहर आ जाएगा और डीएस क्या हो जाएगा आपके पास
2 पाई RL आ जाएगा इसका, है ना, इस क्लोज इंटीग्रल लगा लेना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई RL आ जाएगा इसका। और इसी तरीके से जब आप थर्ड सरफेस से निकालोगे फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो यहां पे भी फ्लक्स हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप टोटल फ्लक्स को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा। और अगर गॉस थ्योरम आप यहां पे अप्लाई करते हो तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट क्या हो गया, फाई नेट क्या हो गया E इंटू 2 पाई RL, और चार्ज इनक्लोज कितना था लैम्डा टाइम्स L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R आ गया आपके पास। और यहां से देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपको इनवर्सली नेचर का इस तरीके से मिलता है, तो ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्या है हमसे भाई कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, तो हमने उसके लिए भी क्या किया, यहां पे एक देखो एक छोटा सा ये एरिया लिया है, क्योंकि वैसे तो एरिया नहीं पता भाई कितना बड़ा शीट होगा, इनफाइनाइट शीट ले रहे हैं हम, तो उसका जो फिर से इसमें हम चार्ज को हम ये नहीं बोल सकते कि कितना चार्ज है, तो हम ये डिफाइन करते हैं कि उसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा इसका, है ना। हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर भी लिया है, जो ए जो हमने एरिया लिया था उसको इंक्लोज करता है उसके अंदर, है ना। 3 सरफेस इसके अंदर भी बनेगा, 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस। हम दोनों फ्लैट सरफेस के लिए अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये सीट है तो इसके लिए, और हमने थिन सीट लिया, थिक सीट नहीं है, तो थिन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहां से बाहर की तरफ जाएगा और यहां से भी बाहर की तरफ जाएगा, तो 2 फ्लैट सरफेस से आपको क्या मिलने वाला है, फ्लक्स मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो देखो φ1 और φ2 आपको ये मिल चुका है, और लेकिन जो अगर आप कर्व सरफेस से निकालोगे तो यहां पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, यहां पे आपको फ्लक्स क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और जो चार्ज इनक्लोज होगा, देखो इसका एरिया कितना था, ए था, तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया, सिग्मा टाइम्स ए हो गया। फिर से इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कि नेट फ्लक्स क्या होगा भाई 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सरफेस से फ्लक्स मिल रहा था, एक सरफेस से फ्लक्स नहीं मिला। तो फाई नेट बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट में जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। और ध्यान से देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो आर पे डिपेंड कर रहा हो, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, लेकिन तब तक देगा जब तक कि वो सीट इनफाइनाइट है ना। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए इनफाइनाइट नहीं होता है या फाइनाइट नहीं होता है, वो पॉइंट ऑफ मतलब जहां से हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में फाइनाइट या इनफाइनाइट होता है। तो अभी हम जहां से उस सीट को देख रहे हैं वो हमें इनफाइनाइट नजर आ रहा है, और उस सीट से वहां तक का डिस्टेंस जो होगा उस पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब जो ग्राफ बनेगा ई और आर के बीच में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा कि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कोई वैल्यू है उसके पास लेकिन वो डिपेंड नहीं कर रहा है आर पे, चाहे आप आर को कम करो चाहे ज्यादा करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलने वाला होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम अप्लाई करेंगे तो देखो एक शीट के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया, अगर आप 2 शीट के लिए करोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने 2 अलग अलग केसेस लिए हैं, एक में जब मैंने प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा लिया है, मतलब पॉजिटिव ही लिया है चार्ज, लेकिन दोनों में क्या है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग है भाई। अब हमने ये बात जान लिया कि भाई अगर मान लो मेरे पास एक शीट ये है ना, और अगर मैंने इसको चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब दोनों से उस सीट से दूर की तरफ जाएगा, दोनों साइड, मतलब प्लेट के लेफ्ट और राइट में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट से या चार्ज शीट से दूर जाएगा इसका। और अगर नेगेटिव होता ये, है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में आएगा। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसका डेरिवेशन, ये मतलब आप एप्लीकेशन क्या सकते हो, इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, जो भी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसको आई कैप लिया है, और जो दूसरा वाला था वो माइनस आई कैप लिया है। तो अगर आप यहां पे डायरेक्शन बनाएंगे ए वाले रीजन में इसके अंदर, तो आप देखो कि जो फर्स्ट सीट की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, और दूसरी की वजह से भी क्या होगा, इधर जाएगा, लेकिन दोनों क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए E1 माइनस आई कैप और E2 माइनस आई कैप आ गया। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो सिग्मा दोनों का अलग अलग है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो -1/2 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप हो जाएगा। बीच में क्या है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा भाई, पहले सीट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा इसका, क्योंकि दूसरे के लिए वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, और इस जो लास्ट सी वाला रीजन है उसके अंदर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, और क्योंकि अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए हमने उसको प्लस आई कैप से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर मिल गया। ध्यान रखिएगा कि 2 प्लेट्स अगर होता है तो उसके जो बिल्कुल लेफ्ट साइड होगा और जो बिल्कुल राइट साइड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम मिलेगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होगा, वो अलग होगा, उसका डायरेक्शन वाइज अलग होता है। तो आप यहां देखो तो माइनस का आया है आंसर और इसमें क्या है, प्लस में आंसर आया है इसका। इसी चीज को जब आप प्लस माइनस के लिए रेप्लिकेट करोगे तो यहां ए और सी में क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको आंसर। और जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, मतलब बी वाला जो होता है इसके अंदर, आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर देखो यहां पे ये ऐड हो जाएगा इसका, है ना, तो ये ऐड होगा तो यहां और यहां तो क्या हो जाएगा आपस में, ये देखना ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये माइनस आई कैप और ये प्लस आई कैप हो जाएगा, E2 प्लस आई कैप हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये क्या होगा, यहां पे इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये तो 0 नहीं होने वाला है, और यहां पे भी ये क्या होगा, 0 होगा इसका। चलो
चेंज कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 2 कैंसिल आउट होकर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप हो जाएगा इसका। और यहां पे क्योंकि ये माइनस, ये वाला माइनस में हो जाएगा, है ना, पहला वाला जो डायरेक्शन है E1 वो देखो E1 पॉजिटिव में है और E2 क्या है, नेगेटिव में है। चलो तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो आखिरी टॉपिक हमारा वो क्या कहता है बच्चों हमसे, कि भाई मान लो अगर हमारे पास एक स्पेरिकल बॉडी चार्ज सेल है, स्पेरिकल थिन सेल, है ना, यानी सेल का मतलब होता है जो अंदर से खाली होगा। तो जो भी आप चार्ज दोगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज देते हो वो कहां जाता है, सरफेस पे लाई करता है। तो जो क्यू चार्ज दिया है वो देखो यहाँ पे सरफेस पे लाई कर रहा है, और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का वो क्या है, कैपिटल आर लाई कर रहा है। आर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस स्पेरिकल सेल के अंदर और बाहर वाले पॉइंट पे, है ना। तो अगर आप अंदर वाले पॉइंट की बात करोगे, जब आर छोटा होता है कैपिटल आर से, तो भाई वहां पे कोई चार्ज तो इनक्लोज होगा नहीं। आपने गॉसियन सरफेस तो ले लिया, ये स्पेरिकल है ना, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा होगा, ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। लेकिन उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो क्यू इनक्लोज क्या है, 0 है। और जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाइनाइट क्या कहता है बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ई डीएस कॉस 0, तो चलो ठीक है लिख लिया हमने। लेकिन क्यू इनक्लोज जैसी 0 पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब आप आउटसाइड में निकालोगे तो आउटसाइड में हमें क्या मिलने वाला होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्योंकि जो चार्ज यहां पे इस ओरिजिनल स्फीयर पे होगा वही चार्ज क्या होगा, इस आउटसाइड वाले जो गॉसियन सरफेस होगा उसके अंदर भी लाई करेगा। तो क्यू इनक्लोज क्या है, क्यू है, सेम वो यहां पे भी वही करेंगे, ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई और हर पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या है, एंगल सेम है। तो एंगल क्या हो जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 आपको 1 मिल जाएगा। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया, है ना। तो आई होप बात समझ आई होगी। और इसी चीज में जब आप आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दोगे तो सरफेस पे मिल जाएगा हमें। तो हमें सरफेस पे कितना मिल गया, जब आप आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दोगे तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की तरह। और अगर आप डायग्राम बनाएंगे, सॉरी ग्राफ प्लॉट करेंगे ई और आर के बीच में, तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा कि जब तक 0 से लेकर के सरफेस तक नहीं गए तब तक तो चार्ज इनक्लोज था नहीं, यानी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। सरफेस पे जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये सारा टॉपिक मैंने जल्दी से कंप्लीट जरूर किया है बच्चों, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में कंप्लीट कराया है, ताकि अगर अभी भी किसी बच्चे का छूट गया है तो अगर वो ये वीडियो देख रहा हो तो उसका कुछ भी मिस ना हो, है ना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कंप्लीट करवाया है। आई होप सबको जितने भी बच्चों ने ये वीडियो देखा हो, एंड तक देखा हो, उसको सारी बातें समझ आई हो। कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजों का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के इस चैप्टर का आप नोट्स क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंप्लीट करेंगे।